किस्त नंबर 15। इज़्द खेतों के करीब पहुंचा तो उसे सामने आता देखकर राबा भागती एवं उसके सीने से आ लगी। राबा के सीने से लगते ही इज़्द को अपनी धड़कन रुकती एवं महसूस एवं राबा की कुर्बत का एक अजीब सा एहसास इसकी रगों में दौड़ा। क्या एवा है? वो गेबुरा एवं थी बहुत। इज़्द ने उसे अलग करना चाहा। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वो मस्त जोर से चिपक। तुम इस कुत्ते से डर कर भागी हो। इज़्द ने राबा को खुद से पीछे हटाकर कुत्ते को भगाया। उसने इज़्द का बाजू जोर से पकड़ा। जज जी। इज़्द को एनस भी और गुस्सा भी। राबा का हाथ पकड़कर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो उसके बड़े बड़े कदमों से कदम मिलाकर न चल सकी तो भागती एवं इसके पीछे। इसे गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाकर वो खुद गुस्से से इसके साथ बैठा। एक तो वो अपनी अंदर की कैफियत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, दूसरी तरफ इसके गाड़ी से निकलने का और गाड़ी खराब होने का गुस्सा। वो इस पर बरस पड़ा। किसने कहा था गाड़ी से निकलकर इतनी दूर जाने को, वो भी शाम के वक्त। अभी तो कुत्ता पीछे लगा था अगर को चुड़ैल। अभी चुड़ैल का लफ्ज इज़्द के मुंह में था के पास से गुजरते ट्रक के बेएनिगम हान से वो डर कर चला उठी। इसकी चीख ट्रक के हान से ज्यादा इज़्द के कानों में लगी क्योंकि वो बिल्कुल इसके साथ बैठा था। इज़्द को लगा इसके कान के पर्दों का काम आज तमाम हो जाएगा। इज़्द ने चीखती और राबा के मुंह पर हाथ रखा। बस चुप। वो दांत पेश कर बोला। चुड़ैल नहीं, ट्रक का हान था वो। इसके मुंह पर हाथ रखते एवी राबा बहुत करीब थी इसके। एक बार फिर इज़्द की सांसें उथल पथल होने लगीं। वो फौरन उसे छोड़कर गाड़ी से बाहर निकला और खुद को गाड़ी ठीक करने में मसरफ किया। वो खुद पर सवा गुस्से के किसी भी चीज को हावी नहीं होने देता था। अपने जज्बात को कंट्रोल करने में उसे बड़ी महारत हासिल थी। गाड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इज़्द ने लिफ्ट कली 2-3 गाड़ियों को हाथ दिया पर को ना रुकी। गुस्से गाड़ी में सारा सामान वापस फेंकने लगा। क्या एवा गाड़ी ठीक नहीं है? राबा की आवाज पर वो बोला। 1000 बार बाय रोड गया हूं, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस दफा तुम मुसीबत जो साथ हो, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। इसका अंदाज इतना हकारत भरा था कि राबा को रोना आ गया। वो उसे रोता देखकर बोला, खबरदार, जो मेरे सामने तस्वे बहाए तो रोना तो मुझे चाहे अपनी किस्मत पर। वो गाड़ी पर मुक्का मार कर बाहर खड़ा एवा। वहां से का गाड़ियां गुजर गई। अशा का वक्त हो चुका था। इज़्द बहुत परेशान था क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ राबा भी थी। एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी इज़्द को हाथ हिलाता देखकर रोकी। इज़्द ने इसे सलाम किया। मेरी गाड़ी खराब हो गई, कुछ मदद कर देंगे? ट्रक ड्राइवर पठान था। मुड़ा, हम तुमको ले जा सकता है, पर तुम्हारा गाड़ी का वास्ते हमारे पास रस्सी नहीं है। वो इज़्द ने सर खुजा। को बात नहीं लाला, गाड़ी में पुलिस के हवाले करवा दूंगा। आप मुझे किसी होटल पर छोड़ दें। मुड़ा, इस सामान उठा लो अपना। लाला, मेरे साथ लेडीज भी है। वो अच्छा, को बात नहीं, इसको भी उठा लो। मैं अपना बंदा आगे बिठा लेता हूं, तुम अपना बंदी के साथ पीछे बैठ जाएगा। इज़्द मुस्करा कर बोला, जी लाला, को मसला नहीं। मसला तो है मुड़ा, मेरा गाड़ी चावल का बोरी से पूरा कच्चा कच भरा हुआ है। तुमको बोरी के ऊपर बैठना होगा फिर। जी लाला, बैठ जाएंगे हम। ठीक है, अपना सामान मुझे दो, में उठाता हूं और अपना बंदी खुद अटे और ट्रक पर चढ़े। इज़्द ने इसे बाहर आने को कहा। वो चादर लपेट कर बाहर आई और इतने ऊंचे ट्रक को देखकर इज़्द से बोली, में कैसे चढ़ोनगी इस पर? क्या हम आगे नहीं बैठ सकते? ट्रक ड्राइवर बोला, देखो बाजी, तुम औरत जात है, हमारे साथ 3 बंदा है, हमको मिलाकर 4 हो गया, हम आगे बैठ जाएगा। तमेरी साथ हमेरा एक भी बंदा पीछे आगे नहीं बैठेगा। मजबूर ना इसे ऊपर चढ़ना पड़ा। छोटी सी लोहे की सीढ़ी थी। इज़्द ने इसे आगे किया। चढ़ो। वो सीढ़ियां देखकर बोली, मैं गिर ग तो? बाजी, नहीं गिरता, तुमको बूढ़ा औरत नहीं, डरो मत, बिस्मिल्लाह करो। इज़्द उसे तसल्ली देकर बोला, मैं हूं तमेरी साथ। राबा डरते डरते चढ़ गए।
इज़्द इसके पीछे ही था। दोनों एक तरफ टेक लगाकर बैठ गई। अभी कुछ ही सफर तय हुआ था कि बूंदेबांदी शुरू हो गई। ट्रक ड्राइवर ने एक छोटे से अड्डे पर गाड़ी रोकी। यारा तुम भी नीचे उतरो, बारिश तेज होने वाला है, जब रुकेगा बारिश हम तब जावेगा। राबा नीचे उतरते एवी चढ़ने से ज्यादा डर रही थी। इज़्द पहले उतरने लगा। वो 3-4 सीढ़ियां ही उतरी थी कि पाहे फिसलने पर नीचे उतरते इज़्द पर जा गिरी। इज़्द अचानक इसके गिरने पर खुद को संभाल ना सका और देखते ही देखते दोनों नीचे आ गिरे। नीचे नरम मिट्टी थी, चोट तो नहीं लगी, पर गिरने से इज़्द का पारा काफी हाई एवा, लेकिन इसे बर्दाश्त करना पड़ा। ट्रक ड्राइवर जल्दी से आगे आया। छोड़ो मोड़ा, तुम भी को मर्द है, छोटा सा 5 फुटी औरत नहीं संभाल सका। जान बॉडी देखो अपना, अच्छा खासा चौड़ा है तुम्हारा, पर लगता है प्लास्टिक का है। ड्राइवर की बात सुनकर राबा को एनस इज़्द के घूरने पर उसने मुंह चादर में छुपा लिया। ये एक कमरा है, छत कच्चा है, पर इसका नीचे तो महफूज रहेगा। इज़्द ने देखा, लड़की की टालों का छापड़ा सा था। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई। वो दोनों जल्दी से अंदर गई। कच्चा फर्श था और एक ही चारपा और छत से लटकी लालटेन। जगह जगह से पानी टपकने लगा बारिश का। इज़्द ने चारपा दरमियान में केसका, जहां लालटेन लटकी एव थी, वहां से पानी नहीं टपक रहा था। इज़्द चारपा पर लेट गया। वो डरते डरते इज़्द से कुछ फासले पर बैठी। वो बहुत डरी और सहमी एव थी। इज़्द समझा शायद वो थक गए। लेट जा, उसने फौरन ना में सर हिलाया। खा नहीं जावनीगा तुम्हें, लेट जा। वो बस इतना बोली, मैं यहीं ठीक हूं। बारिश के साथ साथ बादलों की गरज चमक बढ़ने लगी। आज से 2 साल पहले एवा हादसा इस बारिश से इसके सोच के दरीचों पर आ खुला। वो जल्दी से इज़्द के पहलू में ऐसे छपी जैसे बच्चा डर कर मां की गोद में छुपता है। इज़्द जो बाजू पेलाए आंखें मूंदी लेटा था, इसके पहलू में आने से बेचैन हो गया। ऐसे क्यों चिपक रही हो मेरे साथ, सीधे तरीके से लेटो। वो इससे दूर एवा। राबा ने आंखें नीचे जोर से इसकी शर्ट पकड़ ली। इज़्द ने गहरी सांस लेकर छत की तरफ देखा, जो उनके ऊपर गिरने ही वाला था। इज़्द ने राबा को थामकर जल्दी से करवट बदली और चारपा से नीचे उतरकर उसे साथ लिए चारपा के नीचे हो गया। छत गीली होने की वजह से पूरी नीचे आ गिरी। लालटेन चारपा के साथ लटक कर झूलने लगी। राबा ने सर उठाकर देखा तो वो इज़्द के ऊपर थी। उसने उठना चाहा तो सर चारपा के साथ जा लगा। लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में इज़्द ने उसे गौर से देखा। इसका खिलता एवा गंदुमी रंग लालटेन की रोशनी में अंगारे की तरह ढक रहा था। इज़्द को अपना आप इसकी कालीसिया आंसू से भरी चमकदार आंखों में डूबता के दिया। अगले ही पल इसने फौरन अपने हवासों पर काबू पाया और वहां से निकलने की कोशिश की। वहां मौजूद सभी लोग जमा होगी और इन दोनों के निकलने में मदद की। कीचड़ से इज़्द के कपड़े भर चुके थे। मुआफ करना मोड़ा, हमको नहीं मालूम था कि छत बहुत कच्चा है, गिर जाएगा। तुमको कहीं जख्म ओखम तो नहीं आया ना? तुम्हारा औरत भी ठीक है ना? जी लाला ठीक है हम। इज़्द तेज बारिश में अपनी पेंट से कीचड़ साफ करने लगा। रात सारी इनको तेज बारिश में गुजारनी पड़ी। सुबह फजर हो चुकी थी, बारिश कुछ थम गई थी। ट्रक ड्राइवर बोला, हम तुम्हारी वजह से उधर आया, वरना अपना सफर जारी होता। बारिश अब 2-3 दिन नहीं रुकेगा। उधर एक गाहे है, मेरा दोस्त का घर है बहुत बड़ा, तुमको उधर भेजता है अभी हम। जब बारिश रुक गया तुमको इस्लामाबाद भी छोड़ आवेगा वो। परेशान मत होना तुम, लाला तुम्हारा बंदोबस्त करके जावेगा। ट्रक ड्राइवर ने फोन पर उनको पहले ही बुला लिया था। कुछ ही देर में एक उधेड़ उम्र साजिद नामी आदमी और एक 15 साला लड़का जीप लिए हाजिर थे। इज़्द से वो बड़ी गर्मजोशी से मिले। इज़्द ने ट्रक ड्राइवर का बहुत शुक्रिया अदा किया और साजिद के साथ वो दोनों जीप में बैठकर चल दी। जाजुब अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की निमल को ढूंढने की, पर निमल का उसे कुछ पता ना चला। वो और शाहजी लाहौर आ गई। अर्ज भी आज ही थी पाकिस्तान। नरगिस अर्ज से मिलने पुराने महल्ले
अर्ज को गोल मटोल सा गुड्डे जैसा जियान बहुत प्यारा लगा। नरगिस को किसी काम से मार्केट जाना था। वो जियान को अर्ज के पास छोड़कर मार्केट गई। वापसी पर इसका टकरा शाहजी से एवा। अस्सलामु अलैकुम माँ जी। शाहजी ने सर झुकाया। नरगिस उसे देखकर फूली नहीं समा और उसका माथा चूमा। कैसे हो तुम? इतने अरसे बाद यहाँ? माँ जी बस कुछ मसरूफियत बहुत थी। इतनी मसरूफियत थी कि माँ भी भूल गई। अरे नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो माँ हैं हमारी। दूसरा नाला कहाँ है? नरगिस ने जाजुब का पूछा। सब कुछ यहीं पूछेंगी, घर चल के बात करते हैं ना। नरगिस शाहजी के साथ घर पहुंची तो जाजुब इनके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में था। नरगिस घर में दाखिल एव शाहजी को अंदर बुलाया तो उसके पीछे जाजुब को देखकर हैरान एव। वो अंदर दाखिल होते ही नरगिस से लिपट गया। नरगिस ने रोते एवी इससे गला किया। एक तुझे माँ की याद। वो भी बरसों का थका एवा था का महीनों से रुके एवी आंसू माँ के आंचल में बहाई इसने। नरगिस इस पर वारी कुर्बान होती रही। इज़्द कैसा है उम्मी? ठीक है बेटा। वो घर काफी बड़ा और खूबसूरत है उम्मी। हाँ, घर तो बड़ा भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन तेरी कमी है तो आजा बस। शाहजी बोला। माँ जी मैंने तो उसे काफी बार कहा है छोड़ दे मेरा काम, चला जा वापस, लेकिन ये तैयार ही नहीं। जब मैं मर गया तब लूटेगा वापस। अल्लाह ना करे ऐसा हो। निगाह में वापस बस एक बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर और जिसे चुकाना है वो मिल नहीं रहा, बस अपने इस कर्ज की अदागी कर लूं, इजानिगा वापस एमशा कली। कौन है वो मुझे भी बता। नरगिस की बात सुनकर निमल का इंसूहे भरा चेहरा इसकी आंखों में लहराया। को है बस अब दुआ करें वो जल्द मिल जाए और मैं भी अपने बोझ से आजाद हो जाए। अर्ज एव है बिलाहे असको कुछ ही देर में इजागी। नहीं उम्मी अभी नहीं, फिर कभी सही। नरगिस उधर उधर की बातें करने लगी और जाजुब को रह रहकर निमल की याद सताने लगी। पूरी रात के जागे एवी थे वो दोनों। नाश्ते के बाद इज़्द नींद से झूलने लगा। उसे साजिद कमरे में ले गया। सफाई और नींद में वो किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करता था। वो थका हारा सारे घोड़े बीच कर सो गया। ताबा के साथ एक ही दिन में इसकी घर की बड़ी बेटी नाजो और दादी अम्मा घुल मिल गए। सफेद सफेद बालों और सफेद रोही जैसे गालों वाली दादी राबा के दिल में उतर गई। इनके घर की एक एक ईंट प्यार और मोहब्बत के गारे से लेपी एव थी। बहुत प्यार मोहब्बत और मिलनसार थे वो लोग। बारिश वक्फे वक्फे से पूरा दिन जारी रही। शाम को नाजो ने राबा से कहा जा इज़्द बे को जगा। रात को नहीं सुना क्या उन्होंने, और खाना भी नहीं खाया दोपहर का। ताबा उसके गुस्से से डर कर बोली, नहीं मैं नहीं जगा सकती, वो खुद उठ जाएंगे। लो भला ये क्या बात, एवजा जग्गा कर इनको बाहर ला। नाजो ने जबरदस्ती उसे कमरे में भेजा। ताबा ये सित्ता चलकर इसके पास वो औंधे मुंह सो रहा था। राबा ने इसे ए सित्ता से आवाज लगा, इज़्द उठ जा है। इज़्द पर उसकी आवाजों का को असर ना एवा। उसने कंधे से हिलाया। इज़्द पलटा तो उसे सामने देखकर तकरीबन चलाया। तुम मम्मम। राबा ने जल्दी से अपना नाजुक सा हाथ इसके होंठों पर रखा। इतना ऊंचा ना बोले प्लीज, हम अपने घर में नहीं। इज़्द ने इसका हाथ झटका। क्यों उठाया मुझे? सब बाहर बुला रही है आपको। इज़्द ने बाहर आकर मुंह हाथ धोया। हिनद पंप के डेनेडी पानी से उसे सुकून सा मिला। फिर इसने सबके साथ बैठकर चाय पी। इज़्द और ताबा को पूरी फैमिली ने घेरा एवा था। इज़्द इनके बीच बातें करता एवा एनस्ता एवा। राबा की रूह में सराइत करता रहा। इज़्द की मौजूदगी में ताबा ने खुद को बहुत महफूज पाया। कितना खूबसूरत होता है मुहर्रम रिश्ता, इतना पुरसुकून, इतना दिलकश और इतना मजबूत के दिल व दिमाग में किसी डर, किसी खौफ, किसी वसवसे को आने ही नहीं देता। राबा को ऐसे लगा जैसे दुनिया की कड़ी धूप से इसे किसी ने छुपा लिया हो। राबा के चेहरे पर यह इत्मीनान और सुकून इज़्द को साफ दे दिया। रात इस देर तक उन सब से खुश गप्पियों में मगन रहा। राबा अलबत्ता सो चुकी थी।
इस रात के 1 बजे कमरे में आया। वो बे इंतहा खूबसूरत पलंगनुमा 2 चारपाइयों में से एक पर सो रही थी। वो चारपायां आपस में जड़ी एव थीं डबल बेड की तरह। इज़्द ने आहिस्ता से एक चारपा थोड़ी दौड़ की और लेट गया। नींद इससे कोसों दूर थी। ये इसकी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें राबा और वो एक कमरे की छत तले मौजूद थे। कंबल एक ही था जो राबा ओढ़े सो रही थी। बारिश से अच्छी खासी डांसेस हो रही थी। इज़्द अब राबा से कंबल उतार नहीं सकता था। वो इसी तरह सर्दी से जागते जागते सो गया। निमल जिस मोहल्ले में रहती थी वहां किसी का इंतकाल हो गया था। वो मोहल्ले से आया और हाफिज साहिब से नमाज जनाजा का कहा। वो फौरन चल दी। नमाज जनाजा से फारिग होकर वो सब के साथ कब्रिस्तान जाने लगे तो किसी ने इनको रोका। हाफिज साहिब। उन्होंने पलट कर देखा। इनके ऑफिस के जूनियर डायरेक्टर आरिफ थे जो उनके दोस्त भी थे। अब यहां हैदराबाद में। बस यार किस्मत है जहां ले जाए। अब जैसा बंदा कराची कैसे छोड़ सकता है यार, जिसने कराची की मिट्टी धूल से भी मोहब्बत की हो। बस यार कुछ प्रॉब्लम्स थीं। खैर आप यहां। जिसका इंतकाल एवा वो मेरे चचा जात बे थे। वो अच्छा चुल्लू फिर मिलकर बैठते हैं कब्रिस्तान से होई। कब्रिस्तान से वापसी पर आरिफ हाफिज साहिब के घर चलेगी। आरिफ ने इनको अपने घर लाहौर ले जाने की पेशकश की और साथ अपने सऊदिया अरब में अपने कंस्ट्रक्शन के काम में हाफिज साहिब को शामिल करना चाहा। देखो बे इनकार में नहीं सुन सकता। मेरी बीवी, मेरी एक बेटी, मेरी उम्मी भी इसी घर में मौजूद है। वहां निमल बेटी भी रह लेगी। इसकी भी तन्हा दूर हो जाएगी और मुझे भी तसल्ली होगी कि इतनी समझदार बच्ची मेरे घर में मौजूद है। तुम उसे अपना ही घर समझो। हाफिज साहिब ने बहुत इनकार किया पर आरिफ न माने और उनको राजी करके ही छोड़ा। हाफिज साहिब ने उनसे चंद दिन का वक्त मांगा कि वो अपना मकान बेच ले। आरिफ भी इनके वीजे के इंतजाम में लग गई। इज़्द ऑफिस से 10 दिन की छुट्टियां लेकर आया था। 2 दिन उसको यहीं लग गई। वो इस्लामाबाद भी नहीं पहुंच सका। नाजो की मंगनी थी साजिद चाचा के बेहद असरार पर इज़्द को 2 दिन मज़ रुकना पड़ गया। राबा नाजो के साथ खेतों की तरफ निकल गई। बारिश आज कुछ थमी एव थी। इनका घर चारों तरफ पहाड़ों के बीच ऊंचा पर था। चारों तरफ खेत इतने ऊंचे थे कि घर से निकलते ही बंदा खेतों में गुम हो जाता। राबा खेतों की पगडंडियों पर चलती रही। नाजो एक बात तो बता, यहाँ चुड़ैलें होती है क्या? नाजो बोली, हायना है होती है। शाम को अक्सर लोग घरों से कम ही निकलते हैं। हमारे यहाँ तो घरों तक आती है। राबा अच्छी खासी डर गई। नाजो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। नाजो जोर जोर से, एनस तुम इतना डरती हो? हा नहीं, दिन में यहाँ कुछ नहीं होता। राबा इसका हाथ दबोच कर बोली, चुल्लू यहाँ से। नाजो उसे घर ले गई। रास्ते बहुत ऊंचे नीचे थे। गिरते संभलते वो नाजो के साथ घर पहुंच गई। नाजो ने इसके कमरे में झांका और एक चारपा साड़ पर देखकर हैरान एव पर कहा कुछ नहीं और चुपचाप दूसरी चारपा उठाकर अपने कमरे में ले गई। रात को राबा कमरे में गई तो एक चारपा देखकर नाजो के पास गई। ये क्या हरकत की तुमने? नाजो अनजान बनी। कौन सी हरकत? दूसरी चारपा क्यों अटे तुमने? मुझे जरूरत थी इसलिए। राबा बोली, वापस ला अंदर। एक चारपा पर कैसे लेटेंगे हम? जैसे अपने घर में बेड पर सोते हो। वो बेड बड़ा होता है पगली। हाँ तो ये भी कौन सा छोटी है, आराम से 2 बंदे सो सकते हैं। राबा उसकी हरकत पर उसे देखती रहे। अच्छा चलो कंबल दूसरा दे दो। रात भी कंबल मेरे पास था। इस सर्दी में ऐसे ही सोगी। नाजो शरारत से इसके गाल पकड़कर बोली, जब चारपा एक है तो बिस्तर भी एक ही मिलेगा। राबा इसकी शरारत पर मुस्करा कर बोली, यार समझा करो ना, तंग मत करो। समझने की ही कोशिश कर रही हूं, कहीं तुम दोनों लैला मजनू तो नहीं। राबा उसके सवाल पर सटपटा गई। जी नहीं, शौहर है वो मेरे, और मेरा बेटा भी है एक। इतना फजूल मत सोचा करो। नाजो ने एनस्ती एवी इसकी नाक पकड़ी। तुम भी इतना फजूल मत बोला करो। चुल्लू जा शराफत से अपने शौहर के साथ अपने कमरे में।
राबा दांत पीसती वहां से चली गई। कमरे में इज़्द पहले से मौजूद था। वो उसे देखकर काट खाने वाली नजरों से घोर कर बोला, दूसरी चारपा क्यों अटेवा तुमने? मम्मम मैंने नहीं, मैंने नहीं अटे। नाजो ने अटे। वो उसके सर पर आ खड़ा। एवा, तुम क्या समझती हो ऐसी ओछी हरकतें करके तुम मेरे करीब आ सकोगी? 7 जन्म भी ले लो तब भी कबूल नहीं करना मैंने तुम्हें। तकिया उठाकर उसने फर्श पर फेंका। मरो अब यहां जमीन पर। राबा तो आदी थी कांटों पर भी सोने की, ये तो फिर ठंडा फर्श था। वो तकिया लिए इज़्द के पैरों की तरफ फर्श पर सो गए। इज़्द को नींद नहीं आ रही थी। इसने चारपा से झांक कर उसे देखा, फिर इस पर अपनी मोटी शाल डाली। अपने आप में सिमटी वो फर्श पर भी सो रही थी और इज़्द की नींद मखमल जैसे बिस्तर पर भी उड़ी एव थी। राबा की आंख खिली रात को प्यास से। वो दरवाजा खोलकर आराम से बाहर एक और पानी के मटके से पानी निकालकर पीने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। पानी वहीं इसके हल्क में अटक गया। वो डरते डरते कपकपाती एव पीछे पलटी तो खौफ के मारे इसकी चीख भी ना निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। सच्ची कहानी बदबख्त, किस्त नंबर 16। राबा की आंख खिली रात को प्यास से। वो दरवाजा खोलकर आराम से बाहर एक और पानी के मटके से पानी निकालकर पीने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। पानी वहीं इसके हल्क में अटक गया। वो डरते डरते कपकपाती एव पीछे पलटी तो खौफ के मारे इसकी चीख भी ना निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। सुबह का उजाला हल्का सा फैला। नाजो नींद से उठी और आंखें मसलती बाहर सहन में मुंह धोया तो इसकी आंखें खिलीं। उसने मटके के पास फर्श पर पड़ी राबा को देखा। हाय, उसे क्या हो गया? राबा ताबा वो बेहोश थी। नाजो ने जल्दी से इज़्द का दरवाजा बजाया जोर जोर से। इज़्द गहरी नींद से उठा। कौन है? मैं हूं इज़्द बे। नाजो कमरे में बे वो ताबा क्या एवा इसे? वो बाहर पता नहीं कब से बेहोश पड़ी है, जल्दी ये देखें इसे। इज़्द नागवारी से उठा और उसके साथ बाहर गया। राबा को उठाकर अंदर लाया। सभी घर वाले थोड़ी देर में राबा के सर पर खड़े थे। दादी अम्मा सबको हिटत खुद आगे। वो प्यार से इस पर झुकी। क्या एवा मेरी धी बेटी को? नाजो ने इस पर पानी की छींटे मारी तो उसने एविश में आकर जैसे ही आंखें खोलीं तो खिले बालों में खुद पर झुकी दादी को देखकर एकदम चला। ये चुड़ैल! इसकी चीख सुनकर सभी का दिल दहल गया, लेकिन नाजो समझ गई थी। वो जोर जोर से एनस तो सभी एनस पड़े। दादी सबकी एनस देख मुंह बिसोर के बैठ गए। नाजो एनस्ती एनस्ती बोली, मुझे लगता है दादी जान ये आपको ही देखकर बेहोश होगी, क्योंकि रात को नींद में सहन के चक्कर आप ही काटती है। दादी अम्मा ने जूता उतार कर नाजो की तरफ फेंका। वो मुसलसल एनस ही चली गई। साजिद की एनस देखकर दादी अम्मा थोड़ा तब गए। बेगैरता तो भी एनस ले मां के चुड़ैल बनने पर। साजिद की एनस को फौरन ब्रेक लगे। नाजो से छूटी सादिया राबा से बोली, क्या एवा था बाजी आपको? राबा कुछ न समझते एवी बोली, वो मैं पानी कली उठी पानी पी ही रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। मैंने पलटकर देखा तो सफेद बालों में को चुड़ैल मेरी तरफ आ रही थी। इसके फिर चुड़ैल कहने पर नाजो फिर जोर से एनस। ए वो चुड़ैल नहीं, मेरी दादी थी, इनकी आदत है रात को नींद में चलने की। राबा ने दादी की तरफ देखा, जो बच्चों की तरह मुंह पेलाई इससे कुछ फासले पर बैठी थीं। राबा ने झट से दोनों कान पकड़े। दादी जान मुआफ कर दी मुझे। नाजो ने ही कहा था मुझे कि रात को हमारे घरों में भी चुड़ैलें आती हैं, मैं असली डर थी। मुआफ कर दी दादी जान। दादी ने इसे प्यार से देखा तो वो दादी जान के गले लग गई। मौका से फायदे उठाकर नाजो भी दादी के गले से लटकी। साजिद और इज़्द बाहर चलेगी। नाजो की उम्मी नसरीन खाला नाश्ता बनाने में मसरूफ गए। नाजो की शाम को मंगनी थी। इज़्द साजिद चाचा के साथ सारे इंतजामात में आगे आगे रहा।
क्योंकि नाजो ने इसे बे बनाया था, बे होने का फर्ज उसने खूब निभाया। सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। नाजो को इसकी दोस्त तैयार करने में मसरूफ थीं। राबा ने ग्रीन काम वाली फिराक पहनी और लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। इसके गाल गोरे गुलाबी ना थे, ना वो गोरी चट्टी थी, ना भूरे बाल, ना भूरी आंखें, लेकिन इसके नाजुक नाजुक नैन नक्श में बिला की कशिश थी। इस पर उसकी काली सिया आंखें, घनेरी पलकें और गाइटनों से नीचे आते रेशमी बाल। वो अपने ही कमरे में अपने लंबे बाल छड़ा रही थी। जब इज़्द अंदर कपड़े लेने आया तो उसके इतने लंबे बाल देखता ही रह गया। वो खिले बालों में कभी इसके सामने ही ना थी। एमशा सर पर दोपट्टा ओढ़े बालों का जोड़ा बनी सादा से लिबास में बड़ी सहमी सी रहती। आज का रूप इसका बहुत ही दिलफरेब था। इज़्द ने गला खनखारा तो वो पीछे मुड़ी और उसे देखकर जल्दी से दोपट्टा ओढ़ा। मेरे काटन का ड्रेस कहाँ है? राबा ने दरवाजे के पीछे से फौरन ही नगर उतार कर उसके हाथ में थमाया। वो इस पर गहरी निगाह डालकर चला गया। मंगनी की रस्म रात तक खत्म। यो खाना खाकर सब मेहमान चलेगी। सारा काम संभाल कर थके हारे सब अपने बिस्तर में जा लेटे। राबा ससुराल की तरफ से मिलने वाले तोहफे नाजो के साथ देख रही थी। इसमें कश्मीरी तले के काम से भरी एव काली फिराक राबा को बहुत पसंद है। नाजो ने इसे पहनने का हुक्म दे दिया। अगर वो ना पहनती तो नाजो ने इसे खुद पहनाना था। राबा डर गए। नाजो, क्या एवा तुम्हें नाजो? नाजो ने दिल पर हाथ रखकर उसे आंख मारी। क्या एवा तुम्हें? अरे मेरी भोली भाली बहना, तुम्हें इस पुष्वास में देखकर गश आ गया था। राबा ने मुस्कुरा उसे तपेड़ रसीद किया। चल झूठी, इतनी भी खूबसूरत नहीं मैं अब। वो कमरे से भागते एवी निकली। रुको तो नाजो, कहाँ जा रही हो? नाजो थोड़ी देर में इज़्द का हाथ पकड़े अपने रोम तक। क्या कर रही हो, बता तो सही। सरपराज है, अब कली अंदर जाहे जरा। इस दीवार पर हाथ रखे बड़े स्टाइल से बोला। ऐसे तो मैं अंदर नहीं जाने वाला, पहले बता। अब अगर 1 मिनट में अंदर ना गई तो मैं जबरदस्ती भी कर सकती हूँ। ओ उचेना लिफ जी, कैसे करोगी जबरदस्ती? उसे नाजो को छेड़ना अच्छा लगा। वो नाक सुकेड़ कर बोली, नाजो को चैलेंज कर रही है अब? हम इज़्द ने हाँ में सर हिलाया। एकदम से नाजो ने उसे अंदर धक्का दिया। वो गाहे की जुटी थी। इज़्द इसके धक्के से सीधा अंदर दरवाजे के पास खड़ी राबा से टकराया और वो दोनों पीछे पड़ी चारपा पर जा गिरे। चारपा सदियों पुरानी थी, इनका बोझ न सह सकी, चूंचा करती वो इनके समेत पर ढेर हो गई। नाजो जल्दी से अंदर और इन दोनों को टूटी एवं चारपा में गिरा देखकर खिलखिलाकर एनस। इज़्द खजिल सा होकर फौरन राबा के ऊपर से उठा और मुंह पर हाथ फेर कर बोला, नाजो की बच्ची, ये बदला तुम पर उधार रहा मेरा। देख लेंगे जी, देख लेंगे। वो एनस रही थी। वो कमरे से जाने लगा तो नाजो ने उसे रोका। ररी, कहाँ चले भैया जी, अपना सरपराज तो लेते जा। उसने ताबा को आगे धकेला। तिरछी नजरों से वो ताबा को देखने लगा। चिल्लू कमरे में। राबा जल्दी जल्दी इज़्द से आगे चलने लगी क्योंकि उसे मालूम था कमरे में जाकर अब इसकी खैर नहीं। इज़्द ने दरवाजा लॉक किया और उसकी तरफ मुड़ा जो तकिया जमीन पर रखे लेटने लगी थी। सुनो, इज़्द ने इसे पुकारा। वो पलकें झपकुत्ती इज़्द को देखने लगी। इतना खूबसूरत सरापा देखकर इज़्द का गुस्सा एवा हो गया। पहले तो वो इसे घूरता रहा। वो अपनी उंगलियां चटखती किसी सजावार मुजरिम की तरह इसके सामने खड़ी रही, फिर बोली। वो उसकी शरारत थी, मैंने कुछ नहीं कहा था इससे। इज़्द सताशी नजरों से उसे देखकर बोला, कहा तो मैंने भी कुछ नहीं तुमसे, और न कुछ पूछा है। राबा ने अपनी घनी पलकें उठाकर अपने मखसूस स्टाइल में सर एक तरफ झुकाकर बोली, तो मैं सो जा है। इसके इतने मासूम से अंदाज पर इज़्द के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। हाँ जा, सो जा। फिर लेटकर वो खुद से मुखातिब, एवा क्या है इसमें ऐसा जो मैं बहकने लगता हूँ? ऐसा कौन सा जादू है इसकी शख्सियत में जो मुझे हर बार खुद को कंट्रोल करना पड़ता है? क्या निकाह का बंधन इतना अटूट होता है कि बेइंतहा नफरत में भी मोहब्बत का गुमा होने लगता है? फिर उसे नरगिस की बात याद आई। हर जज्बा शिद्दत पाकर उलट जाता है।
चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का। नहीं नहीं, मेरे जज्बात राबा जैसी लड़की पर निछावर नहीं हो सकते। पल भर में ही इसके दिल पर फिर से राबा की नफरत ने अपने पंजे गाड़ लिए। हमदानी साहब और उनकी मिसेज नरगिस के घर आई। हमदानी ने नरगिस को मैम कहकर पुकारा तो वो बोली, आप मैम के बजाय मुझे बहन कहकर पुकारें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बहन, मैं आपसे एक गुजारिश करने आया था, अगर आप कबूल कर लें तो। जी बोले। इज्द को मुझे फिर लंदन भेजना होगा, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं वो अकेला ना जाए, क्योंकि पिछली बार भी वहां वो मुस्तकिल 2 माह बीमार रहा। को ख्याल रखने वाला नहीं था और मीड रखने को वो तैयार नहीं था। मैं भी यहां था। बहुत टेनिस रहा वो वहां तन्हा में। नरगिस बोली, मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, अलबत्ता थोड़ा कमजोर सा लगा मुझे पहले से, लेकिन फौरी तौर पर उसे इस्लामाबाद भेजना पड़ा। असली इससे कुछ पूछ नहीं सकी। आप और आपकी बहू को इसके साथ जा सकती है। जी क्यों नहीं, बहू मेरी जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। फिर आप यहां अकेले कैसे रहेगी? नरगिस जियान को प्यार करते एवी बोली, मेरा पोता है ना, और मेरा एक बेटा जाजुब भी है, मैं इसे बलवा लूंगी। हमदानी साहब बोले, देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। फिर आप मुझे अपनी बहू के डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड दे दें, मैं इसका वीजा और पासपोर्ट अरेंज कर लूं। शनाख्ती कार्ड इसका नहीं, इज्द के नाम पर, वो जैसे ही आते हैं मैं बनवा कर आपको भिजवा दूंगी। हमदानी ने नरगिस का बहुत शुक्रिया अदा किया। कब आ रहे हैं इज्द वापस? यही एफती 1 में इजागा। निमल लाहौर जाने से पहले एक बार फिर हाफिज साहब को लेकर बख्ती के घर पहुंची, पर वहां अब भी ताला पड़ा एवा था। वो वापसी में जन्नत अम्मा और रहीम चाचा का नंबर ले के बख्ती का पता कर सके, वो लौटी या नहीं। वापसी पर वो बहुत उदास थी कि इसे 2 साल होने को थे, बख्ती को देखा तक नहीं था इसने, और इन 2 सालों में वो 20 बार आ चुकी थी बख्ती का पूछने। हाफिज साहिब का वीजा और पासपोर्ट बन चुका था। एक एफती में इनकी रवानगी थी कराची से सीधा सऊदिया अरब, और निमल की हैदराबाद से लाहौर। इज्द और राबा नाजो के यहां पूरे 5 दिन रुके थे। सुबह इनकी रवानगी थी। सुबह सुबह नाजो ने इनका दरवाजा बजाया। इज्द पहले से ही जागाया था। दरवाजे पर नाजो की आवाज सुनकर इसने नीचे फर्श पर सो राबा की तरफ देखा। नाजो के सवालों से घबराकर जल्दी से इसने राबा को गोद में लिया। इसने नींद से आंखें खोली तो इसे चारपा पर लिटा रहे था। वो उठकर बैठी, क्या एवा? कुछ नहीं। इसने इसका तकिया भी उठाया, फिर दरवाजा खोला। अभी तक आपकी सुबह नहीं है, तुमने करवा दी है ना? बोलो क्या एवा? मौसम का हाल दुखाना और सुनाना था। वो अंदर एक कमरे में, इज्द ने बाहर झांका। बादलों ने घुप अंधेरा किया एवा था और तेज आंधी के आसार लग रही थे। राबा के पास बैठकर नाजो गुनगुना, ए अब्र करम, आज इतना बरस के वो जा ना सके। घर आया है एक मेहमान है से। इज्द अंदर पलटा, इसका मतलब तुमने दुआहे की कि हम जा ना सके। उसने फौरन तेजी से हां में सर हिलाया। इज्द मुस्कुराया, तुम्हें जब मैंने लाहौर बुलाया ना तो जाने नहीं दूंगा, फिर साल से पहले। वो उछली, क्यों जी? साल भर क्यों? हमारे यहां तो आप एक हफ्ता भी नहीं रुके। क्यों मैडम जी? आज 6ठा रोज है और मौसम की बानिस्बत आज भी जाना कैंसिल है। कल हफ्ता हो जाना। वो मजे से हाथ उठाकर बोली, अल्लाह करे कल भी ना जा सके। राबा ने इसे टोका, ऐसा नहीं कहते। नाश्ता करके इज्द बाहर निकल गया साजिद चाचा के छोटे बेटे आबिद के साथ। से आंधी और तूफान के डर से सबने रोका, पर वो बोला, बच्चा नहीं हूं दादी जान में, और कौन सा अभी आंधी है, हम ज्यादा दूर नहीं जा रही है। वो आबिद के साथ बाहर निकल गया। इज्द के बाहर जाते ही चंद मिनटों बाद तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई। इज्द और आबिद साड पर दरख्त के नीचे पना लेने के लिए आगे बढ़े तो इज्द का शूज कीचड़ से फिसला ढलान थी। वो खुद को चाकर भी ना संभाल सका और गेंद की तरह लुढ़कता एवा सीधा पहाड़ की ऊंचा से के में जा गिरा। आबिद ने शोर मचाकर आपास लोगों को जमा किया और रस्सी फेंक कर इज्द को से निकलने में मदद की। सभी लोग जमा होगी। इज्द अच्छा खासा जख्मी था, लेकिन रस्सी की मदद से इसने ऊपर चढ़ने की हिम्मत की।
वहां भागता हुआ एक बच्चा साजिद चाचा के घर पहुंचा और बोला, साजिद चाचा, शेर बाबू खाई में गिर गया है, जल्दी। ये खबर सुनकर सभी घर वालों को शॉक सा लगा। राबा ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया और साजिद चाचा की मिन्नत समाजत करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। सब ने इसे समझाया कि पहले ही वो इज्द के गिरने से परेशान है, इतनी तूफानी बारिश है, तुम भी गिर सकती हो, घर में ही रहो बेटा। साजिद चाचा ने इसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, फिक्र नहीं करो, मैं अभी उसे अपने साथ लाता हूं। राबा बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। दादी ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अल्लाह से दुआ करो, कुछ नहीं होगा इसको। साजिद चाचा के खाई पर पहुंचने तक इज्द बाहर आ चुका था, लेकिन जख्मी वो बहुत ज्यादा हो चुका था। साजिद चाचा जल्दी से इसे करीबी क्लिनिक में ले गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई। बारिश रुकने तक वो वहीं रहे। इज्द के दोनों हाथ रस्सी के साथ ऊपर छिड़ने से छलनी हो गई थे। आबिद ने अपने घर पहुंचकर इज्द की खैरियत की खबर सबको दी। राबा को किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था, वो बहुत बेचैन और बेकरार थी। आंसू बरसती बारिश की तरह थमने का नाम ही नहीं ले रही थे। कुछ घंटों बाद बारिश रुकी तो साजिद चाचा के साथ इज्द घर आया। सब भागते एवी उसके पास आए। साजिद चाचा ने कहा, अंदर तो आने दो, फिर खैरियत पूछ लेना। इज्द को साजिद चाचा सहारा देकर इसके कमरे में लाए। राबा नमाज पढ़ रही थी। जल्दी से इसने सलाम फेरा और तेजी से इज्द के पास से इतना जख्मी देखकर वो सिसकियों से रोने लगी। नाजो भी रो रही थी। दादी जान की भी आंखें नम थीं। सभी को रोता देखकर इज्द बोला, अब सब तो ऐसे रो रहे हैं जैसे मैं मर गया हूं। अल्लाह ना करे पत्थर मुंह से ऐसे बदफाल बातें ना निकाल। नसरीन खाना लेकर 2 बज रही थे। इज्द के दोनों हाथों पर पट्टियां थीं, वो खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता था। दादी अम्मा ने राबा को आगे किया, या मेरी धी असको खाना खुला। राबा ने रोते एवी कानपत्तों हाथों से नौल्ला बनाकर इज्द की तरफ बढ़ाया। दादी अम्मा सबको कमरे से बाहर भेजा और आजिद पर कुरान की सूरतें पढ़कर फूंकने लगे। मेरे पत्थर तुझे नजर खा, कल सब की है भी तो शहजादों जैसा। वो इस जो घर में इसके हाथ से पानी पीना भी पसंद नहीं करता था, आज उसे उन्हीं हाथों से खाना भी खाना पड़ गया। वो उसके नौल्ला इसके मुंह में डालती और रोती रही। दादी अम्मा इज्द के सर से सदका वार कर बाहर चली गई। दादी के जाते ही इज्द इसके आंसू देखकर बोला, असली रो रही हो कि मैं जिंदा क्यों बच गया। राबा इज्द को देखने लगी, नहीं इसलिए रो रही हूं कि आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं क्यों जिंदा हूं। इज्द को एनस इग उचनालिफलिफ कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये। वो बच्चों की तरह सर झटक कर बोली, मैं फिल्में नहीं देखती। नाजो थोड़ी देर बाद अंदर आई और राबा से बोली, भाई के कपड़े बदलवा दो, सारे कीचड़ और खून से भरे हुए हैं। राबा ने हैरत से आंखें फाड़कर नाजो को और फिर इज्द की तरफ देखा। मैं कपड़े बदलवाने की, मगर कैसे? नाजो उसकी हैरत से फटी आंखें देखकर हैरत से बोली, क्यों बहन, शौहर है तुम्हारा कोई गैर तो नहीं? तुम नहीं करोगी तो कौन मदद करेगा बेकी? वो चारपाई से खड़ी हुई, क्यों चाचा और आबिद है ना, उनको बोलो। नाजो कमर पर हाथ रखकर बोली, क्यों तुम्हारा पर्दा है कि आबे से? इज्द इन दोनों की बहस सुनकर बोला, मेरे हाथ टूटे नहीं हैं, सिर्फ जख्मी एवी है, मैं खुद बदल लूंगा, तुम बाहर जा। वो दोनों बाहर जाने लगेंगे। वो हीलो, तुम कहाँ जा रही हो? वापस एक। इज्द ने ताबा को रोका, मेरे कपड़े निकाल दो टीची से, फिर जाना बाहर। उसने इज्द के कहने पर उसकी ब्लैक पेंट शर्ट निकालने लगी। इज्द हाथों पर बैंडेज की वजह बटन नहीं खोल पा रहा था। राबा कपड़े निकाल कर बाहर जाने लगी। रुको, मेरे बटन खोल दो शर्ट के। जब से इसकी शादी एव थी, इन 2 सालों में पहली बार उसने खुद उसे अपने किसी काम का कहा था। वो लेटा एवा था, उठकर बैठ गया। राबा बड़े आराम से झककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। वो उसके सीने से इतना करीब थी कि इसके बदन से उठती महक ने एक बार फिर इज्द को अपनी लपेट में लिया। बटन खिलने पर इज्द ने उसे बाहर भेज दिया। फिर कुछ देर बाद उसे आवाज लगा, रताबा। इज्द के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर वो खुशी से पागल सी हो गई। जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई। वो कपड़े बदल चुका था।
आबिद है बाहर। उसने ना में सर हिलाया। हम्मम ओके। मेरी शर्ट के बटन बंद कर दो अब। राबा की खुशी इसकी आंखों से छलक रही थी, जो इज़्द की बर्दाश्त से तकरीबन बाहर थी, लेकिन मजबूरी के हाथों चुप था। आज की रात बहुत खौफनाक थी। सर्दी भी कुछ ज्यादा थी मुसलसल बारिश से। इज़्द अपने बिस्तर पर था। राबा तकिया लिए जमीन पर लेटने लगी तो बादल एविलनाक तरीके से गिरजे। राबा की चीख निकल गई। वो वहीं इज़्द के कदमों से लिपटी। कश्मीरी पुशवास में इसे देखकर नाजो एकदम फर्श पर लेट गई। वो मुंह से कंबल उतार कर बोला, क्या एवा है? ममिन, मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है तुम्हें? बादलों से। अब मैं आसमान पर जाकर बादलों की गरज चमक तो रोकने से रहा। सो जा आराम से और सोने दो मुझे भी। राबा तकिया दबोचे बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? नाजो के पास। वापस उधर इज़्द सख्ती से बोला, मैंने अकेले नहीं सुना। क्यों अकेली तो नहीं हो तुम? मेरा मतलब है नीचे अकेले नहीं सुना। डर लगता है मुझे। वो दांत पेश कर रह गया। डर तो मुझे भी लगता है तुमसे। राबा ना समझी। बाहर जाकर तमाशा मत बना। लेट जा आराम से समझ। उसने खौफ से रोते एवी नामे सर हिलाया। इज़्द ने अच्छी खासी इसकी क्लास ली और चारपा पर लेटने दिया। राबा ने तकिए में मुंह छुपा लिया। बादलों की गरज इतनी एविलनाक थी और इससे ज्यादा एविलनाक खुद से कुछ फासले पर लेटी राबा की चीख। वो गुस्से से इसकी तरफ पलटा और जैसे ही इससे तकिया खींचा तो खौफ के मारे राबा ने इसके सीने में मुंह छुपा लिया। इज़्द को जख्मों में काफी दर्द एवा राबा के अपने साथ लिपटने पर, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। अगर न सहता तो राबा ने भाग जाना था नाजो काफ पास, और सुबह सबकी शक भरी निगाहों का सामना वो कैसे करता कि राबा इसकी बीवी है भी आ नहीं। इज़्द, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। डर इज़्द को इससे ज्यादा लग रहा था राबा को खुद से करीब करके। राबा तो सो गई, लेकिन इज़्द अपने पहलू में सो राबा की वजह से पूरी रात न सो सका और ना इसे खुद से दूर कर सका। सुबह होते ही वो फौरन इससे अलग एवा। राबा की आंख खिल गई। इज़्द चारपा पर ही बैठा एवा था। क्या एवा अब ठीक है ना? तमेरी होते एवी कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? इज़्द की सुर्ख आंखें देखकर वो बोली, अब सुबह नहीं रात को। तुम जो साथ थी, ऊपर से मेरे जख्मों में भी दर्द था, कैसे सोता मैं? राबा ने आंखें रगड़ी। मैं आपके साथ सोती। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे चिपक कर सोती जैसे छिपकली दीवार से चिपकी होती है। राबा ने यकीन न करते एवी नामे सर हिलाया। ऐसे कैसे हो सकता है? इज़्द ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? राबा चारपा से उतरी। हो भी सकता है। उसने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा। तुम्हें मैं झूठा नजर आता हूं, हर एक को अपनी तरह समझती हो। उसने हाथ छड़ा कर ना में सर हिलाया। मेरी तरह को भी नहीं हो सकता, ना मैं किसी को अपनी तरह बदबख्त समझ सकती हूं। इतना कहकर वो रुकी नहीं, चली वहां से। 2 दिन बाद जब इसके जख्म कुछ थोड़े बेहतर एवी तो साजिद चाचा ने अपने दोस्त से कार ली और उन्हें इस्लामाबाद कली खुद ले जाने लगा। इज़्द ने कहा कि वो इनको बस ट्रेन में भेज दें, लेकिन इज़्द के जख्म देखकर वो बिल्कुल राजी ना एवी। ताबा इन सब से मिलकर जाते एवी खूब रो। वो सब भी रोने लगे। नाजो बार बार लिपट जाती राबा से। नाजो को देखकर उसे शिद्दत से निमल याद आई। वो उसे याद करके और रो। जहां तक इनकी कार चढ़े से उतरती रही, वो सब घर वाले बाहर खड़े इनको देखते रहे। कुछ ही पल में इनकी कार ओझल एवग सबकी नजरों से। 8 दिन वो इस्लामाबाद में मामू के यहाँ शादी अटेंड करके लाहौर वापस आते साथ नरगिस ने इनका सदका दिया। वो परेशान और फिक्रमंद थी बेके मुंह से इज़्द का सुनकर। वो इज़्द की बिलाव लेती एव थक नहीं रही थी। उम्मी जान, मैं ठीक हूं बिल्कुल। अब परेशान क्यों होती है उम्मी? तुमने मेरी बच्ची को तंग तो नहीं किया था? वहां को ऐसी हरकत तो नहीं की इसके साथ जो कल को मुझ पर बातें करे? उम्मी जायनाउन में अब इतना अहमक नहीं हो। अभी थक गया हूं, सोने दे, फिर बातें करते हैं। वो अपने कमरे में चला गया। राना जियान को मुझे दो और जा तुम भी आराम कर लो।
امی اب عزت سے کچھ مت کہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ نرگس نے اس کا چہرہ ٹٹولا۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ جی امی، رابعہ نے نظریں جھکا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس نے تمہیں بڑی مشکل سے برداشت کیا ہوگا۔ جو بھی ہے امی، لیکن میرے ساتھ وہ 16 دن رہی، میرے لیے یہ دن زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ امی، ان کی قربت میں مجھ پر بہت سی ایسی حقیقتیں آشکار ہیں جن کا سامنا میں نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا۔ گوپال ماما نے مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کیا، تحفظ دیا، چھت دی، لیکن امی آخر میں وہ بھی زمانے کے اٹھتے سوالوں سے گھبرا کر مجھے زمانے کے حوالے ہی چھوڑ دی۔ وہ کسی کو اپنی صفا کا، اپنی سچا کا ثبوت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ بیٹی جیسی تھی میں، لیکن تھی نہ محرم نہیں۔ امی میں جو جگہ جگہ مرد ذات سے خود کو بچاتی رہی۔ عزت کے ساتھ رہ کر مجھے احساس ایوا کہ میری زندگی میں ایسا بھی مرد ہے جو مجھے سارے جہاں سے بچائے بیٹھا ہے۔ امی، میں نے بہت سے لوگوں کے درمیان ہمیشہ خود کو بہت کمزور سمجھا، لیکن عزت کے ساتھ جو سکون اور تحفظ ملا میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ مجھے ہمیشہ سب نے ایوس کی نظروں سے دیکھا، لیکن عزت کی محرم ہو کر بھی امی میری قربت میں بھی انہوں نے خود کو، اپنی نظروں کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ نفرت کرتے ہیں 1000 بار کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بس میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں زمانے کی ٹھوکروں سے بچ کر عزت کی مضبوط اور محفوظ پناہوں میں ہوں۔ نرگس اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر خود بھی بہت پرسکون ہے۔ امی، اتنا خوبصورت ہوتا ہے نہ ایک عورت کلی کسی مرد کا محرم ہونے کا احساس، جہاں کسی بھی بدنامی کا کوئی ڈر کو خوف نہیں ہوتا۔ کتنی عزت، کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا تحفظ ہے نہ اس شوہر نامی ایک لفظ میں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کانت کا سارا حسن اس ایک لفظ میں سمٹ آیا ہو۔ نرگس نے اپنے پاس بیٹھی رابعہ کا ماتھا چوما۔ میری جان، مجھے خوشی ہو کہ ان چند دنوں میں تم نے عزت کو کچھ سمجھا۔ نہیں امی، کچھ نہیں، سب کچھ سمجھ لیا۔ جب ان کو چوٹ لگی تھی نہ، تو مجھے ایسا لگا دھڑکن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگا میرے جسم سے کو میری روح یہ ستا کھینچ رہا ہے۔ مجھے اس وقت اس کے علاوہ کچھ سجے نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے ان کو سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو میرے بے جان ہوتے جسم میں جان واپس آئی۔ یہ کیسا رشتہ ہے امی؟ انسان کو لگتا ہے کہ سانسوں کی ڈور اسی شخص کے ہاتھ میں ہے۔ میری جان، تمہیں پتا ہے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا تھا، نہ بہن بے، نہ ماں باپ، نہ کو اور۔ اس لیے کانت کا سب سے پہلا اور مضبوط ترین رشتہ ہے یہ، جو حوا بی بی اور آدم کا تھا۔ اسی لیے تو ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ اور ایک اور بات کہوں، اس رشتے میں اگر محبت اور احساس نہ ہو تو یہ رشتہ بھی بے معنی ہوتا ہے۔ عزت آج تمہاری ساتھ برا ہے نہ تو کل کو اچھا بھی ہوگا۔ وہ جتنی شدید نفرت کر سکتا ہے نہ تو کل کو اس سے بھی زیادہ شدت سے تم سے محبت بھی کرے گا۔ امی، محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ پلکیں جھپکا کر معصومیت سے نرگس کو دیکھنے لگی۔ میری جان، محبت بذات خود ایک خوبصورت اور دل نشیں احساس ہے۔ اگر دنیا میں محبت نہ ہوتی تو یہ زندگی اور اس کے جینے والے لوگ کتنے برے لگتے ہمیں۔ محبت بہر بےقرار ہے، یہ کسی کے ہو جانے پر مختصر نہیں ہوتی۔ محبت کا جذبہ بڑا سرکش اور تند و تیز ہوتا ہے، جو اگر اپنی ذات کے آسمان کو پالے تو وہ کبھی بھی اس جذبے کو غلط ترجیحات میں تول کر خود کو پستیوں کا مکین نہیں کرتا۔ محبت تو ذات کی تکمیل ہے۔ لیکن امی، یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا، محبت اگر سیکھنی ہے نہ تو رب تعالیٰ کی ذات سے سیکھو، جو ہماری تمام اونچائیوں، برائیوں اور کوتاہیوں سمیت ہمیں چاہتا ہے اور بدلے میں چاہے جانے کی گزارش امید نہیں رکھتا۔ وہ تو بس نوازتا ہی رہتا ہے ہمیں، کیونکہ محبت نوازنے کا نام ہے۔ اگر اس سے بدلے کی امید رکھی جائے تو پھر یہ محبت نہیں رہتی، پھر یہ دکانداری بن جاتی ہے، جہاں سارے معاملات ناپ تول کر سودے کی لین دین کی طرح چلتے۔ اور ہاں، تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ عزت نے اگر تمہیں چھوڑ دیا تو مجھے عزت پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ تمہیں پتا ہے میرا ایک اور بیٹا بھی ہے، عزت کا بے جازب۔ رابعہ نے حیرت سے نرگس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، وہ عزت سے 2 سال بڑا ہے۔ میں اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میرے اپنے 10 بیٹے بھی ہوتے میں تب بھی تمہارا نکاح عزت سے ہی کرتی،
کیونکہ میں جانتی ہوں ایک بار جو چیز اس کے نام سے جڑ جائے وہ پھر اس کی دشمن جان ہو جان سے عزیز۔ وہ دونوں صورتحال میں اپنی آخری سانسوں تک اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ امی جاذب بے اب دونوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ بیٹا وہ الگ ہی دنیا کا مکی ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہ مقام معاشرے میں عزت کا نہیں۔ کیا مطلب؟ رابا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا ازد اور جاذب دونوں میں زمیں آسمان کا فرق ہے۔ جاذب شروع سے ہی کسی کے انڈر رہنا کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی کے ہاتھ تلے رہ کر ہاں سر جی نہ سر کرتا رہی۔ وہ عزت پنچھی ہے، اونچی اڑان اڑنا ہی اس کا خواب ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کلی کسی غلط کام کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ امی اب جیسی ماں کے زیر سایہ رہ کر بھی وہ حق اور ناحق میں فرق نہیں کر سکے۔ نرگس کا سر جھک گیا۔ یونیورسٹی میں جب یہ دونوں تھے تبھی وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جن کے خواب جاذب سے بھی اونچے تھے۔ انہوں نے اپنے گروپ میں جاذب کو شامل کر لیا۔ اپنے نام کی دھاک بٹھانے کلی وہ اچھے برے کی تمیز بھول گیا۔ اس کی وجہ سے ازد کو یونیورسٹی چھوڑنی پڑی، کیونکہ اس کے ہر غلط کام کلی ازد کو آگے پیش ہونا پڑتا کہ وہ سمجھے اپنے بے کو۔ ازد اور ان دونوں کے بیچ بے کا رشتہ معدوم ہونے لگا۔ دن ازد اس کی کسی نہ کسی غلط حرکت پر اس سے لڑتا۔ جاذب دن بدن ازد کی بڑھتی ضد دیکھ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ جاذب کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ معاشرے کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں تھے۔ جاذب کے مقابلے میں ازد بہت خوددار اور کھرا انسان ہے، کھوٹا دھوکا یا غلط کام وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ جاذب کی وجہ سے اسے اکثر مقامات پر شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ ایک بار تو وہ جاذب کے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ہتھے پکے آ گیا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو خود پر انگلی اٹھانے والے کا سر کاٹ دیتے تھے، لیکن جاذب کا بے سمجھ کر انہوں نے اس کی جان بخشی۔ میرے واسطے دینے پر بڑی مشکل سے جاذب ان سے الگ ایوا۔ رابا یہ سب سن کر بہت حیران ہے۔ اب کہاں ہے وہ کبھی ایران ہوتا ہے، کبھی بلوچستان، لیکن اب وہ جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مجھے تسلی ہے کہ وہ مزد دلدل میں نہیں پھنس سکتا، اور مجھے وہاں سے اس کے لوٹ آنے کی امید بھی ہے۔ امی وہ کبھی اب سے ملنے نہیں آتا ہے سالوں میں کہیں، لیکن ازد کی غیر موجودگی میں۔ ازد اپنے بے سے بھی نفرت کرتے ہیں کیا؟ نہیں، ازد اپنے بے سے نہیں، اس کے کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ امی اب انہیں سمجھاتی نہیں۔ بیٹا جن کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو ایسے بچوں کو اکیلی تنہا عورت پال تو سکتی ہے، لیکن زمانے کی دھوپچے سے مکمل طور پر بچا نہیں سکتی۔ نرگس نے رابا کے شناختی کارڈ میں ماں باپ کی جگہ اپنا اور ایاز کا نام لکھوایا، پھر اسی شناختی کارڈ میں ایاز کے نام کو ازد کی زوجیت میں بدلوایا اور ہمدانی کے حوالے کیا۔ ہمدانی صاحب نے 15 دنوں میں اس کا ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹس ارینج کر کے ازد کو آفس بلوا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ازد اپنے ساتھ رابا کے ٹکٹس دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا، اور گھر آتے ہی نرگس پر سوار ہو گیا۔ امی 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 کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے نرگس کے ہاتھ میں رابا کا ویزا اور ٹکٹس دی۔ یہ کیا ہے امی؟ کیوں تمہیں نہیں معلوم کیا ہے؟ اپنے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لندن لے کر جانے گا؟ تم نے بھی یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اس بار اکیلے جانے دوں گی؟ ایک بار اگر میں نے آپ کی بات مان لی تھی تو آپ کیا سمجھی میں نے ہار مان لی، قبول کر لیا اس کو؟ ایسے خواب نہ پالی امی کل کو جن کی کو تعبیر نہ ہو۔ نرگس اسی کی ماں تھی۔ میری جان میں حقیقت پسند عورت ہوں، خود سے جڑے رشتوں کو پالا ہے میں نے امشا۔ خوابوں کی زمین پر دیو کے محل بنانے والی عورت نہیں میں۔ امی میں نہیں لے کر جانے گا اسے، وہ غصے سے چلایا۔ بس بہت سن چکی میں تمہاری، تم جاگے تو اسی کے ساتھ، ورنہ نہیں جانا مجھے اس مصیبت کے ساتھ۔ ازد غصے سے پاہے پٹختا اپنے روم میں چلا گیا۔ نرگس تیزی سے رابا کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ رابا زیان اور نرگس کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور جانے پر بالکل خوش نہیں تھی۔ نرگس اسے لے کر اسی بوتیک کی جہاں اسے ارجا لے کر گئی تھی۔ رابا وہی بوتیک دیکھ کر ذرا گھبرا گئی، کیونکہ زارا کا سامنا اس کا اسی بوتیک میں ایوا تھا، اور اس کے سارے ماضی کے زخم پھر سے تازہ ایوی تھے۔ اتفاق سے آج بھی زارا کا ٹکرا اس سے ایوا۔
ارے بختی تم یہاں، زارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو، لیکن زارا کو دیکھ کر رابا کے چہرے کی ایوایاں اڑ گئیں۔ ایک بار پھر زارا کا سامنا کر کے وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹی، جس کا کرب اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ نرگس نے زارا اور رابا کو دیکھ کر کہا، یہ کون ہے؟ جاری ہے۔